मध्यमेश्वरमित्युत्तम त्रिशूलोकेस्य विस्तृतम अमरेश्वरम च वरदम देवैव पूर्व प्रतिष्ठितम। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वीकार करिए अभिवादन अपने दोस्त रामेन सिंह का। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का यह सपना जरूर होगा कि जीवन में कम से कम एक बार स्वतः प्राकृतिक बर्फ से बने शिवलिंग बाबा बर्फानी भूत भावन भोलेनाथ के पवित्र दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने का सौभाग्य जरूर मिले। वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन पर सहज ही मन को मोह लेने वाली कश्मीर की वादियों और आसमान को छूती दुर्लभ गगनचुंबी पहाड़ियों में बैठे बाबा अमरनाथ की कृपा बरसती है, जिनको अमरेश्वर महादेव का बुलावा आता है। अगर उन्हीं सौभाग्यशाली लोगों में आप भी शामिल होना चाहते हैं और बाबा की असीम कृपा से आप भी वहां जाने का मन बना रहे हैं, तो यूँ समझ लो कि आपका भी बुलावा आ चुका है और ये वीडियो बिल्कुल आपके ही लिए है। दोस्तों, बाबा की कृपा से जीवन में मेरे द्वारा हुई तमाम अमरनाथ यात्राओं के अनुभव के आधार पर आज मैं आपको इस पावन यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, बाबा बर्फानी की ये पवित्र गुफा कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 145 किलोमीटर दूर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पवित्र गुफा लगभग 160 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची है, जहां पर प्रतिवर्ष एक नियत समय पर स्वतः बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसका संबंध सीधे चंद्रमा की कलाओं से बताया जाता है। यह एक ऐसा चमत्कार है जो सहज ही बाबा के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहते हैं इसी गुफा में बैठकर भोले भंडारी ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिस कथा के पीछे भी एक रोचक कथा है। प्रायः सभी लोग इस कथा से परिचित भी हैं, जिसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे, लेकिन आज बिना देरी किए आपको ले चलते हैं इस पावन यात्रा पर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये यात्रा करनी कब है, अर्थात ये यात्रा होती कब है। दोस्तों, यात्रा कब से कब तक होगी, ये श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड संस्था के पदाधिकारी वहाँ के प्रशासन और गवर्नर के साथ मीटिंग करके तय करते हैं। यात्रा संबंधी समस्त व्यवस्थाएं यही श्राइन बोर्ड ही देखता है। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप लोग उसमें जा करके यात्रा संबंधी सारे अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा प्रायः जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होकर अगस्त में पड़ने वाली पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन तक चलती है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप वहां नहीं जा सकते। रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट अथवा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। अमरनाथ यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था के संचालन को समर्पित संस्था श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मार्च तक सभी उन स्वास्थ्य केंद्रों और आधिकारिक चिकित्सकों की उनके फ़ोन नंबर्स के साथ स्टेट और जिलेवार लिस्ट अपलोड कर दी जाती है। लिस्ट के अनुसार आप अपनी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आधिकारिक डॉक्टर्स से मिलकर फ्री में अपना मेडिकल करवा कर हेल्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
इसका प्रारूप उसी वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको भरकर अपनी एक फ़ोटो लगाकर डॉक्टर के पास जाना होता है और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि श्राइन बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार आपका पूरा परीक्षण करके यह तय करते हैं कि आप शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट हैं या नहीं। यदि सब कुछ ठीक है तो आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आपको हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप अमरनाथ यात्रा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो उसी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में पूरे भारत में सभी अथराइज्ड बैंक की लिस्ट दी हुई है। आप अपने स्टेट और ज़िले में सर्च करके नज़दीकी बैंक शाखा में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो भी आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑप्शंस को फॉलो करके अपनी फ़ोटो और हेल्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रहे, दोनों परिस्थितियों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। दोस्तों, बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में पहुंचने के 2 मार्ग हैं, पहला बालटाल तथा दूसरा पहलगांव। हम आगे इन दोनों रास्तों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको किस रूट से जाना है ये पहले से ही तय करके उसी रूट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहलगांव का है तो आप बालटाल की रास्ता से यात्रा नहीं कर सकते। हर रूट का प्रतिदिन का यात्रियों का एक निश्चित कोटा होता है। सिर्फ उतने ही यात्रियों को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है जो पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर होता है। ये सारी प्रक्रिया मार्च अप्रैल से ही शुरू हो जाती है। बाद में जब जुलाई से यात्रा प्रारंभ होती है तो दोनों मार्गों का प्रतिदिन का तत्काल रजिस्ट्रेशन का भी कुछ कोटा होता है, जो जम्मू और श्रीनगर के विभिन्न स्थानों में काउंटर बना के रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन मेरे विचार से पहले से ही ये सब करवा लेना अच्छा होता है। दोस्तों, यात्रा प्रारंभ करने से पहले आपको अपना RFID कार्ड भी बनवाना होगा। पहले तो ये नहीं बनता था, लेकिन अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है। इस कार्ड में यात्री की सभी डिटेल्स फीड होती है। दरअसल इसके माध्यम से किसी भी यात्री को ट्रेस करने में मदद मिलती है। इसके लिए जम्मू और कश्मीर में विभिन्न जगहों में काउंटर्स बने होते हैं, जहां आप अपना आधार और रजिस्ट्रेशन दिखाकर महज 1 से 2 मिनट में अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप जम्मू रेलवे स्टेशन पे इस कार्ड को ले लें। अगर वहाँ भी आप नहीं ले पा रहे हैं, जैसे ही भगवती नगर बेस कैंप में पहुँचते हैं, यात्री निवास में पहुँचते हैं, वहाँ भी आपको आपका RFID कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा। देश के सभी बड़े शहरों महानगरों से श्रीनगर एयरपोर्ट अच्छी तरह से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही टैक्सी काउंटर्स बने होते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन बालटाल से है तो बालटाल के काउंटर, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहलगांव से है तो पहलगांव के काउंटर में जाकर आप अपनी टैक्सी बुक करके लगभग 2 से 3 घंटे में पहलगांव या बालटाल पहुंच सकते हैं और वहां रात स्टे करके प्रातः यात्रा आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित यात्रा डेट से 1 दिन पहले बालटाल या पहलगांव पहुंचना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन डेट से बाद में पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट के पहले आपको यात्रा के लिए चेक पोस्ट से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप ट्रेन द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, जहां के लिए भारत के हर कोने से गाड़ियां उपलब्ध हैं। आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कैसे जम्मू पहुंचना है। वहां से आप ऑटो करके भगवती नगर यात्री निवास पहुंच जाएं।
अगर आप अकेले हैं या फिर आप ऑटो करके नहीं जाना चाहते तो स्टेशन के बाहर से ही सिटी बस में बैठकर जीवल चौक पहुंच जाइए। वहां से दूसरी मिनी बस पकड़कर भगवती नगर पहुंच जाएं। याद रहे, भगवती नगर यात्री निवास में अपने रजिस्ट्रेशन के डेट से 2 दिन पूर्व ही पहुँचें, अन्यथा आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन डेट देखकर ही अंदर जाने दिया जाता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड और आधार कार्ड साथ में रखें। मान लें आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट 15 जुलाई बालटाल मार्ग से है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 15 जुलाई को बालटाल चेक पोस्ट से यात्रा आरंभ करनी है। और अगर आपको 15 जुलाई प्रातः बालटाल चेक पोस्ट से अपनी यात्रा आरंभ करनी है तो 14 जुलाई को शाम तक बालटाल पहुंचना होगा, जिसके लिए आपको 14 जुलाई भगवती नगर यात्री निवास से निकलने वाले जत्थे में शामिल होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 13 जुलाई शाम तक भगवती नगर पहुंचना होगा। अतः स्पष्ट है कि यात्रा के डेट से 2 दिन पहले ही भगवती नगर पहुंचना होगा। अगर आप इसके बाद भी पहुंचते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन इसके पहले पहुंचने पर आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यात्री निवास में पहुंचकर अगर अभी तक आपने अपना RFID कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लें। इसके बाद तुरंत वहीं पर बालटाल या पहलगांव, जहां का भी आपका रजिस्ट्रेशन हो, उस काउंटर में जाकर बस का टिकट ज़रूर ले लें। दोस्तों, यात्री निवास में बड़े बड़े हॉल यात्रियों को रुकने के लिए होते हैं। आप 50 रुपये की पर्ची कटवाकर वहां रुक जाइए। वहीं पर आपको सारी व्यवस्था मिल जाती है। खाने पीने के लिए कई लंगर अंदर लगे होते हैं जो आपके भोजन की फ्री में व्यवस्था करते हैं। अगली सुबह 3 से 4 बजे के बीच आपको अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने टिकट में लिखी बस नंबर एवं सीट नंबर पे तैयार होकर बैठ जाना है। सारी बसें देर रात तक यात्री निवास में सिक्योरिटी चेक के बाद आकर खड़ी हो चुकी होती हैं। अगले दिन प्रातः 5 बजे पहलगाम तथा बालटाल की सारी बसें एक साथ जत्थे के रूप में कानवाई अथवा सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रोटेक्शन के साथ एक साथ रवाना होती हैं। आगे जाकर पहलगाम तथा बालटाल का जत्था अलग अलग हो जाता है। जम्मू से पहलगाम की दूरी लगभग 240 किलोमीटर, जिसको तय करने में लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। इसी तरह जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग 385 किलोमीटर है, जिसको तय करने में लगभग 10 से 11 घंटे लग जाते हैं। रास्ते में समय समय पर जत्थे को एक निश्चित जगह पर नाश्ता और खाने के लिए लंगर पर रोका जाता है। अगर आप बालटाल में हैं तो वहां पर रुकने के लिए भाड़े पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट उपलब्ध हैं। वहीं रात भर विश्राम करके बड़ी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच आप चेक पोस्ट पहुँचकर लाइन में लग जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाकर अपनी पैदल यात्रा आरंभ कर दें। यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है, लेकिन चढ़ाई सीधी होने तथा कई जगहों पर सकरा और फिसलन भरा रास्ता होने के कारण आपको बहुत ही धीरे धीरे और आराम से चलना चाहिए। आप चाहें तो शाम तक बाबा के दर्शन कर वापस बालटाल उतर सकते हैं और चाहें तो पहुंचकर पवित्र गुफा में रात्रि विश्राम करके प्रातः फिर से एक बार दर्शन कर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहलगाम पहुंच रहे हैं तो आप वहीं पर नुनवान बेस कैंप में रुक सकते हैं। नुनवान बेस कैंप बालटाल बस स्टॉप से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही मिल जाता है। वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन तथा सिक्योरिटी चेक करके आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। याद रहे, एक बार अंदर जाने के बाद आप कैंप से बाहर अगले दिन यात्रा प्रारंभ के समय ही निकल सकते हैं। आपको वहां भी खाने पीने की अंदर ही फ्री में व्यवस्था है। अंदर कई लंगर लगे होते हैं।
वहाँ पर भी रात्रि विश्राम के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुछ पैसे देने होते हैं। सुबह आप जल्दी उठकर होटल में उपलब्ध गर्म पानी से स्नान वगैरह करके पहलगाम टैक्सी स्टैंड के पास से चंदनवाड़ी के लिए टैक्सी लेंगे। वहाँ से चंदनवाड़ी लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर है। आपको शेयर में टैक्सी मिल जाएगी। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन दिखाने तथा सिक्योरिटी चेक करने के बाद आप अपनी पैदल यात्रा आरंभ कर देंगे। दोस्तों, चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा आपको 2 या 3 दिन में तय करनी है। चंदनवाड़ी से निकलते ही आपको लगभग 2 किलोमीटर की पिस्सू टाप की खड़ी चढ़ाई मिलेगी, जो इस मार्ग की सबसे कठिन चढ़ाई है। यह चढ़ाई पार करके आप मैदानी भागों से होकर गुजरेंगे। फिर यहीं से लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद आप शेषनाग पहुंचेंगे। यहीं पर आपका पहला रात्रि का पड़ाव होगा। यहीं पर आपको शेषनाग झील के भी दर्शन होंगे। भोलेनाथ ने जाते समय यहीं पर अपने नाग को रुकने को कहा था। कहते हैं आज भी इसी झील में उनका वास है। वहाँ के स्थानीय घोड़ा खच्चर वालों के द्वारा उस झील में कई बार एक विशाल सर्प को देखने का दावा किया जाता है। यहाँ पर भी आपको रात में रुकने के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट, गर्म कपड़े, कंबल आदि सब उपलब्ध हैं। खाने के लिए लंगर, फ्री मेडिकल कैंप आदि सभी उपलब्ध हैं। सुबह शेषनाग से चलने के बाद महागणेश टाप, पावसपत्री होते हुए आप अगली रात विश्राम के लिए पंचतरणी पहुंचेंगे। यहाँ पे 5 छोटी छोटी नदियों का संगम होता है, जो पहाड़ों में 5 तरफ से आकर मिलती हैं। यहीं पर हेलीपैड भी बनाया जाता है। बालटाल और पहलगांव दोनों तरफ से हेलीकॉप्टर द्वारा आने वाले यात्रियों की यहीं पर लैंडिंग करवाई जाती है। यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 6 किलोमीटर बचती है। यहाँ पर भी खाने तथा मेडिकल की फ्री सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु रात्रि रुकने के लिए टेंट में प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ रात भर विश्राम करने के बाद आपको सुबह गुफा के लिए प्रस्थान करना होगा। दोस्तों, यहाँ से आपको बर्फीला रास्ता भी मिल सकता है, अतः आगे बचे 6 किलोमीटर के रास्ते में चलने में बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि काफ़ी फिसलन हो सकती है। इसलिए छड़ी के सहारे से आराम आराम से चलें। अगर आपको इसी रास्ते से वापस आना है तो उसी दिन आप पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर वापस पंचतरणी में आकर रुक सकते हैं तथा अगले दिन अपनी क्षमता अनुसार पैदल चलकर वापस पहलगांव पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप वापस बालटाल की तरफ से जाना चाहते हैं तो भी आप पवित्र गुफा में दर्शन करके उसी दिन लगभग 4 से 5 घंटे में बालटाल वापस उतर सकते हैं। वापसी के लिए आप किसी भी रूट से जा सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि जिस रूट से आपका रजिस्ट्रेशन है उधर से ही आपको वापस जाना पड़ेगा।